नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि क्यों और कैसे कांग्रेस पार्टी ने जो फैसला किया है कि अब बिहार में महागठबंधन से कांग्रेस अलग रहेगी। अगला चुनाव बिहार में कोई भी बिहार जिसमें शामिल होगा वो 2029 में है। मतलब 4 वर्ष का समय कांग्रेस पार्टी लेगी और बिहार में अपने पैरों पर कांग्रेस को खड़ा करने का प्रयास करेगी। मुझे लगता है ये एक बड़ा फैसला है कांग्रेस का कि कांग्रेस पार्टी अब अपने पुरानी ताकत को दोबारा बिहार में वापस पाना चाहती है। ये फैसला जो है खुद के पैर पे खड़ा होना चाहती है, किसी बैसाखी के सहारे बिहार में राजनीति नहीं करना चाहती है। ये कई लोगों को निराश करेगा। सही है कि आरजेडी जब ये फैसला निकल कर आया है तब आरजेडी के लोगों ने भी कहा है कि भाई कांग्रेस अलग पार्टी है, फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन सबसे पहले आज जब ये फैसला किया गया है कांग्रेस की तरफ से कि नहीं, कांग्रेस पार्टी अपनी ताकत पर अपने उस वोट बैंक को दोबारा कांग्रेस पार्टी अपने पाले में लाने का प्रयास करेगी, जो वोट बैंक कांग्रेस पार्टी ने खोया है। मित्रों, जो लोग भी मुझे देख रहे हैं, मैंने कहा था चुनाव से पहले भी, चुनाव के दौरान भी मैंने कहा था कि कांग्रेस अपनी ताकत खो चुकी है। खोई क्यों? इसलिए केवल और केवल एक कारण रही है कांग्रेस के अपनी शक्तिहीन होते जाने का बिहार में। उसका एकमात्र कारण है आरजेडी से दोस्ती और आरजेडी के कारण, मतलब आरजेडी से प्यार करना, आरजेडी से नफरत करना, मतलब आरजेडी ही कांग्रेस की बर्बादी का कारण रहा है। मैंने बताया है, आपको याद होगा, मैंने कहा था शुरुआत होती है 1990 तक तो कांग्रेस की तूती बोलती थी, बिहार में सरकार हुआ करती थी। ठीक है, केवल बीच के दौर में दो तीन बार जो है 67 में, 69 में, फिर 77 में ऐसा दौर आया जब यहां संविध सरकारें बनी। लेकिन अकेले दम पर कांग्रेस को कोई चुनाव में हिला भी सके, यह स्थिति 77 में भी नहीं थी, 1977 में भी नहीं थी। और खैर 77 में जब सरकार बनी तो उसके बाद भी जो मैसेज निकल कर आया कि कोई भी गैर कांग्रेसी पार्टी बिहार में सरकार चला ही नहीं सकती। बात समझिए इसको, क्या था माहौल कि गैर कांग्रेसी पार्टियां सरकार चला ही नहीं सकती। मतलब जब जब सरकार बनी वो सरकारें आपसी संघर्ष, आपसी द्वेष, आपसी विद्वेष में ही लड़ते रहे। कहा जाता था कि जनता नाम की पार्टियां, समाजवादी कभी एक साथ रह नहीं सकते। और जिस पार्टी के बीच में जनता लगा हुआ हो, समझ लीजिए कि वो पार्टी टूटने के लिए ही बनी है। ये चीजें धारणा थी 90 तक। 90 में क्या हुआ? 90 में 2 घटना घटी, मैंने बताया है पहले, आज मैं रिपीट कर रहा हूं चूंकि आज ये बड़ा मौका है जब कांग्रेस पार्टी ने फिर से एक बार फैसला लिया है। उस फैसले को लिया है जिसकी संभावना मैं विशेष रूप से बताया करता था कि चुनाव से पहले भी और चुनाव परिणाम आने के बाद भी मैंने कहा था कि आपको याद होगा कि कांग्रेस के लिए इससे बेहतर मौका कभी नहीं मिलेगा जब कांग्रेस दोबारा रिकवर कर सकती है। तो रिकवरी करने के लिए समझना पड़ेगा बर्बादी कैसे हुई थी। तो मैं जो बता रहा हूं, 90 के दशक में, 90 में जब बिहार मंडल और मंदिर की राजनीति से प्रभावित हुआ तो सबसे पहले कांग्रेस ने हर चाल गलत चली थी, हर चाल गलत चली थी। सबसे पहला सुसाइड कांग्रेस पार्टी ने क्या किया था मैं छोड़ देता हूं। शाहबानो के मामले में क्या हुआ मैं छोड़ देता हूं। राम जन्मभूमि के मामले में क्या हुआ मैं शुरुआत करता हूं मंडल आयोग के रिपोर्ट लागू होने से। कांग्रेस पार्टी ने, जाने कौन सलाहकार थे पता नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू होने का विरोध किया। ठीक है, यह सबसे बड़ी गलती थी कांग्रेस की बिहार की राजनीति में लगभग खत्म हो जाने के लिए सबसे पहला कारण यही था कि कांग्रेस पार्टी ने यह फैसला किया कि वो मंडल आयोग के रिपोर्ट के लागू होने का विरोध करेगी। और उन दिनों जिन लोगों के हाथ में बिहार में कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व था, वो सब के सब बिहार की सड़कों पर लालू प्रसाद यादव के खिलाफ, विश्वनाथ प्रताप सिंह के खिलाफ अभद्र भाषा का उपयोग करने लगे, अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, अब परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम यह हुआ कि लालू प्रसाद यादव बिना कुछ किए, बिना कुछ धरे मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू किया विश्वनाथ प्रताप सिंह ने। ठीक है, लालू प्रसाद यादव की छवि क्या थी उससे पहले? नॉन सीरियस पॉलिटिशियन की लालू प्रसाद यादव की छवि थी।
उस छवि को कांग्रेस पार्टी ने कई नेताओं ने जिस प्रकार से लालू यादव के खिलाफ अभद्र और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया, जाति सूचक भाषा का इस्तेमाल किया, उसका लाभ क्या हुआ कि लालू प्रसाद यादव बिना कुछ किए, बिना कुछ धरे गरीबों के, पिछड़ों के, दलितों के मसीहा बन गए, भगवान बन गए। ठीक है, लालू प्रसाद यादव ने उन प्रतिक्रियाओं जो कांग्रेस के बड़े नेताओं के द्वारा जिस प्रकार के भाषा का इस्तेमाल किया गया था, उसके जवाब में लालू प्रसाद यादव ने केवल इतना कहा कि मैं पिछड़ा का बेटा हूं, इसीलिए मुझे लोग गाली दे रहे हैं। बस इतना ही लालू प्रसाद यादव की उपलब्धि थी। इसके अलावा दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए अगर और कोई उपलब्धि हो लालू प्रसाद यादव की, तो आप दर्शक मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। जहां एक बात मैं बार बार सुनता हूं, चूंकि मैं 85 से चुनाव मुझे याद है, 84 का लोकसभा, 85 का विधानसभा, तब से लेकर आज तक जब कोई भी ये कहता है कि लालू प्रसाद यादव ने पिछड़ों को जुबान दिया, तो मुझे लगता है कि उन लोगों को केवल पढ़ना चाहिए कि राम लखन सिंह यादव शेरे बिहार कहलाते थे। राम लखन सिंह यादव शेरे बिहार कहे जाते थे। भोला पासवान शास्त्री बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, तो वो शास्त्री उनकी डिग्री थी मित्रों, शास्त्री उनकी जाति का टाइटल नहीं था, मतलब पढ़े लिखे थे भोला पासवान शास्त्री भी। ठीक है, थोड़ा कर्पूरी ठाकुर के बारे में लोगों को पढ़ना चाहिए कि कर्पूरी ठाकुर के अंदर जाति के कारण वो आगे बढ़े थे, क्या जाति के कारण उनको रोका गया था? हाँ, जो लोग गाली देने वाले लोग थे, तो आज भी राजनीति में गाली देने वाले लोग हैं। आज भी राजनीति में परंपरा है मोदी को मोदिया बोलने की, लालू को ललुआ बोलने की, ठीक है, नीतीश को नीतीशवा बोलने की। ये जो सामंतवादी मानसिकता के लोग हैं, ये हर जाति वर्ग में है। तो मैं इस बात से नकारता नहीं कि हमारे समाज के अंदर विषमता नहीं है, जातिगत विषमता है, लेकिन जब कोई बड़ा आदमी बनता है ना, जब, ठीक है, तो उसे हर प्रकार की भाषा को सुनने का मतलब आप बताइए ना, मतलब आज जब बात होती है तो ये गालियों का बात मैं बताऊं, जैसे लालू यादव के लिए ललुआ शब्द का इस्तेमाल, कर्पूरी ठाकुर के लिए कर्पूरिया शब्द का इस्तेमाल, तो ये नहीं कहा जाता था कि गली गली में शोर है, राजीव गांधी चोर है, गली गली में खच्चर है, डॉट 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 मैं नहीं बोल सकता। तो सब हर के साथ हर तरह की बातें रही है इतिहास में, लेकिन उसके आधार पर किसी व्यक्ति का, किसी संस्था का मूल्यांकन नहीं हो सकता। तो पहली गलती कांग्रेस ने यह किया कि कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश में अध्यक्ष, जो नेतृत्व वर्ग था, उन लोगों ने लालू प्रसाद यादव के लिए अभद्र, अमर्यादित, जाति सूचक शब्दों का ऐसा इस्तेमाल किया जिससे कि लालू प्रसाद यादव की मनमांगी मुराद पूरी हो गई। दलितों, पिछड़ों के नेता बन गए, अल्पसंख्यक के नेता बन गए थे लालू यादव। कांग्रेस द्वारा भागलपुर दंगे के दौरान की गई गलतियों के कारण और रथ यात्रा, लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा को रोकने के कारण लालू प्रसाद यादव मुसलमानों के हीरो बन गए थे। तो लगभग बिहार की 80% आबादी में को लालू यादव में एक दौर था जब भगवान दिखने लगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि लालू यादव वॉज क्रिएटेड बाय द कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस के कुछ नेताओं, राजीव गांधी के भी सलाहकार नॉन पॉलिटिकल लोग थे, ठीक है, नॉन पॉलिटिकल मैं बता रहा हूं इसलिए कि राजीव गांधी के सलाहकार कौन हुआ करते थे उन दिनों? मणिशंकर अय्यर, जो आज भी भस्मासुर के रूप में कांग्रेस का नुकसान करते हैं। मणिशंकर अय्यर के साथ हुआ करते थे अरुण नेहरू, ठीक है, ये सब के सब राजीव गांधी को इसके सलाहकार हुआ करते थे, जिन लोगों की सलाह थी कि मंडल आयोग का विरोध कीजिए। ठीक है, खैर अरुण नेहरू तो पहले चले गए थे पार्टी छोड़कर, ठीक है, लेकिन मंडल आयोग का विरोध करवाने में राजीव गांधी से सबसे बड़ी भूमिका रही थी अरुण नेहरू की, सॉरी मणिशंकर अय्यर की, गलती हो जाती है, गलती होगी, माफ करेंगे, ठीक है। अरुण नेहरू की भूमिका उससे पहले थी, साहबानों के मामले में, ताला खुलवाने के मामले में, यह सब में रहा। मंडल आयोग के विरोध करवाने में सबसे बड़ी भूमिका रही थी मणिशंकर अय्यर की। राजीव गांधी को सड़क पे उतार दिया, राजीव गांधी को संसद में उतार दिया। तो एक उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद देखिए, तो एक दौर बीता, कांग्रेस 95 तक बिहार विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल हुआ करती थी। अब देखिए क्या हुआ 97 में, 94 में ही लालू प्रसाद यादव का चारा घोटाला जो है कि जांच शुरू हो गई, अदालत में लोग जाना शुरू कर दिए, ठीक है। उसके बाद देश में सरकार बदल गई,
देवगौड़ा बन गए प्रधानमंत्री। देवगौड़ा पर लालू प्रसाद यादव ने दबाव बनाया जांच को रुकवाने का। सरदार जोगिंदर सिंह सीबीआई के डायरेक्टर थे, देवगौड़ा ने इंटरफेयर करने से मना कर दिया। देवगौड़ा को लगा कि कहीं लालू यादव के चक्कर में वो भी चले जाएंगे। परिणाम क्या हुआ? लालू प्रसाद यादव ने सीताराम केसरी से मिलकर, चूंकि एस डी देवगौड़ा ने लालू प्रसाद यादव की चारा घोटाले की जांच में मदद करने से मना कर दिया था, इसीलिए देवगौड़ा की सरकार गिरवा दी गई। एस डी देवगौड़ा प्रधानमंत्री से हटा दिए गए। लालू प्रसाद यादव और सीताराम केसरी की मिली भगत से सीताराम केसरी कांग्रेस के अध्यक्ष बन चुके थे तब तक। इंद्र कुमार गुजराल को इसलिए बनाया गया केवल प्रधानमंत्री कि इंद्र कुमार गुजराल, लालू यादव इंद्र कुमार गुजराल को चाहते थे। एक डायलॉग है लालू प्रसाद यादव का जो उनके नजदीक के लोगों ने निकाल कर लाया, कहा कि अब गुजराल में बने प्रधानमंत्री। यह थी HDI के गुजराल की स्थिति। 96 का लोकसभा चुनाव आई.के. गुजराल ने पटना संसदीय सीट से लड़ा था। और उन दिनों बिहार की क्या स्थिति थी? हर चुनाव में सैकड़ों लोग मारे जाते थे। हजारों बूथ पर उपचुनाव बाई इलेक्शन हुआ करता था। कई संसदीय सीटों पर पूरी चुनाव रद्द कर दी जाती थी। यह थी बिहार की स्थिति। और कम से कम सैकड़ों लोग तो जरूर मारे जाते थे जितने भी चुनाव, उन दिनों चुनाव भी ज्यादा हुआ करते थे। 90 का विधानसभा चुनाव, मुख्यमंत्री बने लालू यादव, उसके बाद से 91 में लोकसभा चुनाव हुआ, 95 का विधानसभा चुनाव हुआ, 96 का लोकसभा चुनाव हुआ, फिर 98 में लोकसभा चुनाव हुआ, फिर 99 में लोकसभा चुनाव हुआ, जो गिनते चलिए। 2000 का विधानसभा चुनाव हुआ। 2005 से जब से केजे राव बिहार में आए चुनाव बने ऑब्जर्वर बनकर, तब से बिहार में चुनाव में हिंसा बंद हुई। केजे राव को जाता है उसका श्रेय। और तभी 2005 में लालू प्रसाद यादव की सत्ता से बिहार मुक्त हो सका। अब लेकिन 97 में ही क्या हुआ? 97 में लालू प्रसाद यादव को हाईकोर्ट के आदेश पर जेल जाने की नौबत आई। जेल जाने लगे तो लालू प्रसाद यादव की सरकार, जनता दल टूट गई। शरद यादव, रामविलास पासवान, विजेंद्र यादव जो अभी बिहार सरकार में मंत्री, इन सबों ने विद्रोह किया कि नहीं, हम राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री नहीं मानेंगे। पार्टी टूटी तो सरकार के पास बहुमत नहीं रहा। मतलब जो पार्टी तोड़ लिया, जनता दल से अलग हो गए लालू यादव, आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल बनी, तो बिहार में बहुमत घट गई, बहुमत नहीं रही। इस गिरती हुई राबड़ी देवी की सरकार को, टूटते हुए लालू प्रसाद यादव के मनोबल को, ठीक है, बर्बाद होती हुई लालू प्रसाद की सत्ता को कंधा दे दिया कांग्रेस पार्टी ने। कंधा दिया किसने? कांग्रेस ने। बचा लिया लालू प्रसाद यादव को। और बचाने के बाद लालू प्रसाद यादव तो बच गए, लेकिन कांग्रेस धीरे धीरे खत्म होती गई। और धीरे धीरे जैसे जैसे कांग्रेस कमजोर होती गई वैसे वैसे कांग्रेस से ही पूछा जाता रहा क्या बिहार में कि मेरे पास तो, जैसे आरजेडी के लोग पूछते हैं ना बराबर, कि मेरे पास तो माई है, मेरे पास माई है, एम जोर वाई, आपके पास क्या है? कांग्रेस से पूछने लगे। और कांग्रेस के लोग इस बात का जवाब नहीं दिए कि भाई इस माई के चक्कर में कांग्रेस ने सब कुछ लुटा लिया। कांग्रेस से सवर्ण खत्म हुए, मुसलमान कांग्रेस के ही थे। केवल एक भागलपुर दंगे में कांग्रेस से गलती हुई थी और उस गलती का फायदा लालू प्रसाद यादव ने उठा लिया। जबकि यह सच्चाई थी कि भागलपुर दंगा का सबसे बड़ा अभियुक्त कामेश्वर यादव लालू प्रसाद यादव के साथ मंच शेयर करता था। यह सच्चाई थी। उसके बावजूद मुसलमानों के पास कोई विकल्प नहीं था। मुसलमानों के पास कोई विकल्प नहीं था कि वापस कांग्रेस के पास जा सकते, क्योंकि कांग्रेस को सवर्णों ने छोड़ दिया था। वाई के कारण बाद में दलितों ने कांग्रेस को छोड़ दिया, क्योंकि कांग्रेस ने समर्थन दे दिया आरजेडी को। उसके बाद से दलित कांग्रेस के पास कभी दोबारा नहीं लौट कर आए, सवर्ण कभी लौट कर नहीं आए। और जब दलित और सवर्ण लौट कर नहीं आए तो मुसलमान को लगा कि अकेले मुसलमान भी तो कांग्रेस को जिंदा कर नहीं सकता, और कांग्रेस भी आरजेडी के अपने कंधों पर उठाए हुए थी। तो बताइए ये कांग्रेस कैसे जिंदा होती?
कैसे होगी? जब तक आरजेडी के साथ रहेगी ये कांग्रेस, जब तक समाज के अन्य वर्ग, मैं तो कई बार कह रहा हूं कि बिहार में 3 तरह का पोलराइजेशन होता है 90 के बाद से। जो पार्टियां बिहार में इन 3 ध्रुवीकरण को नहीं समझ पाएगी वो बिहार की राजनीति में अप्रासंगिक हो जाएगी, सब दिन के लिए नहीं, लेकिन अभी भी वर्तमान में वही स्थिति है जो स्थिति 90 से चली आ रही है। सबसे पहले 90 के दशक में मंडल आयोग का विरोध जो जिस प्रकार से किया गया, उसके कारण सवर्णों के खिलाफ ध्रुवीकरण होता है बिहार की राजनीति में। उसके बाद राम जन्मभूमि आंदोलन की शुरुआत के बाद जो भूमिका रही हर राजनीतिक दल का, उसके कारण ध्रुवीकरण मुसलमानों के खिलाफ होता है। इसमें मैं केवल बीजेपी का दोष नहीं देता, बल्कि कई और पार्टियां जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं, सब के सब इसमें शामिल हैं इस ध्रुवीकरण की राजनीति कराने में। मेरी बातें कड़वी लगेगी, लेकिन ये बातें सच है कि अगर कभी भी कहा जाता है कि अगर आपको रास्ता सही ढूंढना हो तो अपने आलोचक के पास जाना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है आज के राजनेता चमचों के पास ज्यादा जाते हैं, आलोचक से डरते हैं कि कोई ऐसा सवाल पूछ लेगा जिससे उनके लिए स्थिति विकट हो जाएगी, उल्टा स्थिति बन जाएगी। लेकिन मैं बताऊं, दुनिया में सफल आदमी के पास, हर सफल व्यक्ति के पास आलोचक होने चाहिए। अगर आपकी आलोचना करने का साहस आपके मित्र को नहीं है तो समझिए कि आपका कोई मित्र नहीं है। दोबारा दोहरा रहा हूं, अगर आपकी आलोचना करने का साहस आपके मित्र को नहीं है, इसका मतलब है कि आपका कोई मित्र नहीं है, और वो भी मित्र नहीं है, बल्कि वो आपका चमचा है। बिहार की राजनीति में कहा जाता है तेल मालिश करना, ठीक है? तो ऐसे लोग ही सबके पास है, तेल मालिश करने वाले लोग सबके पास है, हर दल के पास है, जो केवल अपने नेता का यशोगान करते हैं। लेकिन मैं तो हर का बखिया उधेरूंगा, हर को सही रास्ता दिखाने का प्रयास करता हूं कि कैसे आप अपनी पुरानी गौरव को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? तो जब तक कांग्रेस पार्टी के पास आरजेडी का सहारा रहा, आरजेडी को कांग्रेस ने सहारा दिया, तो गैर यादव हिंदू कोई भी कांग्रेस से जुड़ी क्या, आप बताइए ढूंढ कर। जब ये कब से हुआ? जब से लालू यादव को कांग्रेस पार्टी ने कंधे पर बैठाया, तब से कोई भी गैर यादव हिंदू समाज कांग्रेस से अपने आप को अलग कर लिया। सही है या गलत है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुसलमान मजबूर है आरजेडी का समर्थन करने के लिए, और इस बार चुनाव में भी मैं बताऊं आपको, एआईएमआईएम को जो बिहार में 5 सीटें मिली, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था कि महागठबंधन में आरजेडी थी। तेजस्वी यादव अब मुसलमानों के लिए अंतिम प्राथमिकता है। बीजेपी से पहले तेजस्वी को वोट मिलेगा, यह बात है। मतलब बीजेपी नहीं आए और कोई दूसरा विकल्प नहीं है, तो वहीं पर केवल तेजस्वी यादव आरजेडी को वोट मिलेगा मुसलमानों का। कारण क्या है? कारण यह है कि मुस्लिम लीडरशिप को आरजेडी ने खत्म कर दिया। मैंने कई बार कहा था, 90 तक देखिए आप, 90 के बाद भी 95 तक लालू यादव का शासन था, तब तक मुसलमानों के कई नेता हुआ करते थे बिहार में मित्रों, ठीक है? उसके बाद मुसलमान का एक भी नेता ही नहीं बचा। अब्दुल गफूर बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके थे, मोहम्मद हिदायतुल्लाह खान बड़े नेता हुआ करते थे, फैयाज भागलपुरी बड़े नेता हुआ करते थे मुसलमानों के, प्रोफेसर जनता दल में भी, समाजवादियों में भी गुलाम सरवर बड़े नेता हुआ करते थे, अब्दुल बारी सिद्दीकी समाजवादियों में बड़े नेता हुआ करते थे। क्या अब बड़ा पद मिलता है अब्दुल बारी सिद्दीकी को? नहीं मिलता है। प्रोफेसर जाबिर हुसैन बड़े नेता हुआ करते थे, और ये जितने भी नेता थे सब पढ़े लिखे होते थे मित्रों, ठीक है? लालू यादव ने कैसे नेताओं को मुसलमानों में बनाना शुरू किया, कहना नहीं चाहिए, लेकिन जितने लोग थे सब लोग ऐसे थे जिनके खिलाफ ज्यादा वोट था, जिनके समर्थन में कम लोग जुटते थे, उसके विरोध में ज्यादा राजनीति होती थी। शहाबुद्दीन, तस्लीमुद्दीन, अनवारुल हक, ऐसे चेहरों के खिलाफ ध्रुवीकरण होता था। लेकिन क्या वो ध्रुवीकरण मोहम्मद हिदायतुल्लाह खान के खिलाफ होता था क्या वो अब्दुल गफूर के खिलाफ होता था क्या? मैं एक बहुत मौजूद सवाल कर रहा हूं, जवाब दीजिएगा आप। क्या वो ध्रुवीकरण फैयाज भागलपुरी के खिलाफ हुआ करता था
क्या वो ध्रुवीकरण गुलाम सरवर के खिलाफ हुआ क्या? कभी कभी वो ध्रुवीकरण कभी प्रोफेसर जाबिर हुसैन के खिलाफ हुआ क्या? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ कि ये लोग बांटने की राजनीति नहीं करते थे, ये लोग जोड़ने की राजनीति करते थे। लेकिन शहाबुद्दीन, तस्लीमुद्दीन की राजनीति क्या थी? और ऐसे ही लोगों को लालू यादव ने आगे बढ़ाया, इसलिए बढ़ाया कि ये लोग को केवल चेहरा दिखाओ, मतलब पूरा सबका वो नेता कौन? लालू प्रसाद। दलितों का नेता लालू यादव, मुसलमानों का नेता लालू यादव, पिछड़ों का नेता लालू यादव, यादवों का नेता लालू यादव, कोयरी का नेता लालू यादव। हर जाति की राजनीति को लालू प्रसाद यादव की राजनीति ने खत्म कर दिया। और उपलब्धि क्या थी बता दीजिए आप, एक उपलब्धि बता दीजिए। क्या नीतीश कुमार की तरह दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, महादलितों के लिए, मुसलमानों के लिए, मैं ईमानदारी से बता रहा हूं आपको, नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ रहते हुए भी जितना काम किया है मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए, किसी और ने नहीं किया। ठीक है, नीतीश कुमार ने वोट बैंक की राजनीति की है, लेकिन नीतीश कुमार ने अपराधी पैदा नहीं किया, बल्कि अपराधियों को भी नियंत्रण में रखा। जितना काम नीतीश कुमार ने दलित, महादलित, अति पिछड़ा, मुसलमानों के लिए किया है, लालू यादव ने एक भी काम नहीं किया है। यह सच्चाई है। लेकिन फिर भी मुसलमान यदि आरजेडी को वोट देने को मजबूर रहा, उसके पीछे कारण कौन था? सबसे बड़ा कारण कांग्रेस थी। कांग्रेस जब आरजेडी के साथ हुई तो लोगों को भरोसा बन गया। कांग्रेस मतलब आरजेडी के पास जाने के लिए भरोसा। लेकिन लोग सवाल क्या पूछते रहे आरजेडी वाले कि कांग्रेस के साथ कौन सी जाति है? अरे कांग्रेस के साथ जातियां भागती गई, केवल इसलिए भागती गई कि आरजेडी साथ में थी। सवर्ण भागे, दलित भागे, मुसलमान भागा। अब तो मुसलमान भी भागा ना, एआईएमआई में गया मुसलमान कुछ इलाकों में। तो ये राजनीति सबसे पहले है। इसीलिए आज का जो फैसला मुझे लगता है केवल एक मामले में नहीं, कांग्रेस के मामले में नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति मुझे लगता है कि इसका आने वाले दिनों में लंबा प्रभाव पड़ेगा, बड़ा प्रभाव पड़ेगा। चलिए उस पर भी बात करते हैं हम, क्या बड़ा प्रभाव पड़ेगा। केवल एक गठबंधन नहीं बल्कि दोनों गठबंधन में इसका कुछ अलग असर मैं देख पा रहा हूं। चर्चा करते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो लंबा हो गया है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।